हेलो बच्चों। बहुत रात हो रही है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है और उसमें रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करेंगे आज इस चैप्टर में। और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। एसटीडी क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। और सबसे पहले शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, उसका फंक्शन पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा वीडियो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये एक डायग्राम बनाया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, ऑर्गन का। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो ये है। मेल के अंदर 2 टेस्टिस होती हैं और जो टेस्टिस जिस छोटे से स्किन के बैग में कवर्ड रहती हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस, स्पर्म कहां फॉर्मेशन होते हैं? टेस्टिस के अंदर। और जब ये स्पर्म फॉर्म होते हैं तो ये स्पर्म इस स्पर्म डक्ट से होते हुए आगे बढ़ते हैं। इस टेस्टिस में ये लिखी होती है स्पर्म डक्ट, लगी होती है स्पर्म डक्ट। जो स्पर्म डक्ट होती है उनको वास डिफरेंस भी बोलते हैं। स्पर्म डक्ट्स को वास डिफरेंस भी कहते हैं। तो इस टेस्टिस में से स्पर्म मूव होते हुए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इजैकुलेशन, जब एक्साइटमेंट पीक पे होती है उस समय इजैकुलेशन होता है और इजैकुलेशन के समय ही ये स्पर्म यहां से होते हुए, डक्ट से होते हुए पेनिस के थ्रू पास आउट होते हैं। इसमें एक फ्लूइड भी मिक्स होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और सेमिनल वेसिकल से जो सेमिनल फ्लूइड है वो इसमें स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है, तब पास आउट होता है। तो 2 टेस्टिस हैं, ये स्पर्म डक्ट है, स्पर्म यहां से मूव होते हैं। जब आगे मूव होते हैं तो सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड इसके साथ मिक्स हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये दोनों मिलकर के सीमन बनाते हैं। जो सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है और प्रोस्टेटिक ग्लैंड का जो फ्लूइड है ये स्पर्म के साथ मिल जाते हैं और ये स्पर्म को जीवित रखने का वर्क करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्पर्म काफी समय तक जीवित रह सकते हैं। और फिर जब ये फ्लूइड मिक्स हो जाता है, सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड मिक्स हो जाता है स्पर्म के साथ, तब इसको सीमन बोलते हैं। तब क्या बोलते हैं? सीमन। ये क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड का मिक्सचर होता है, इसको बोलते हैं सीमन। सीमन के अंदर स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, बना इसलिए दिया गया है, ये इसके साथ कॉइल्ड होकर के इसकी यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है, यूरिनरी डक्ट, वो भी पेनिस से आकर के यहां ज्वाइन होती है आगे। तो 2 तो ये रहे टेस्टिस और स्पर्म डक्ट, वास डिफरेंस इसे कहते हैं, और सेमिनल वेसिकल जो सेमिनल फ्लूइड बनाती है और प्रोस्टेटिक ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड देती है जिसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। और जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं ये
ये जो डक्ट है, जो यूरेथ्रा यहाँ है, यहाँ तक ओपन होती है, इसको स्मूथनिंग का वर्क भी देते हैं, जिससे जो स्पर्म है इस फ्लूइड के साथ इजीली आगे बढ़ जाए। मेल का एक पेनिस होता है जो 5 से 7 सेंटीमीटर तक होता है। इसका वर्क सिर्फ इतना है कि फीमेल बॉडी के अंदर इंसेमिनेट हो जाए, इंसेमिनेशन कर सके, यानी सीमन को अंदर पहुंचा सके। पेनिस का वर्क इतना ही होता है। पेनिस कि ये पार्ट है, इसको रूट ऑफ पेनिस बोलते हैं। ये पार्ट ग्लांस पेनिस है, यूरेथ्रा ओपनिंग है, और ये यूरेथ्रा है अंदर। ये पार्ट होते हैं। वन इजैकुलेशन में, यानी इजैकुलेशन, जब मेल सीमन पास आउट करता है तो सीमन की क्वांटिटी 2 से 5 ml होती है। एवरेजन 2 से 5 ml सीमन इजैकुलेट होता है वन इजैकुलेशन में, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, इंटिमेशन के टाइम। और जो स्पर्म होते हैं संख्या इसमें, इतने फ्लूइड में, वो 4 से 6 लाख होते हैं। एक इजैकुलेशन में ह्यूमन यानी मेल 4 से 6 लाख स्पर्म इजैकुलेट कर देता है, पास आउट करता है सेक्सुअल एक्टिविटी में, और क्वांटिटी 2 से 5 ml सीमन की होती है। तो ये फंक्शन हो गए मेल। और जो स्पर्म है ये मेल गैमेट्स कहलाते हैं। स्पर्म इस तरह के होते हैं। इसको हेड बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये टेल है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, जो कि 23 होते हैं। 2 तरह के क्रोमोसोम मेल के अंदर बनते हैं। उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है और एक वाई। एक्स क्रोमोसोम्स में जब फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो फीमेल पैदा होती है, और जो वाई क्रोमोसोम, जिसमें वाई डीएनए है, वाई क्रोमोसोम है, उससे मेल पैदा होता है। 2 तरह के स्पर्म होते हैं मेल के अंदर। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो फर्टिलाइज कर जाते हैं, और उसी के अनुसार जनरेशन पैदा होती है, नए बच्चे पैदा होते हैं। ये है। नोट करिए और समझिए। जो अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई डायग्राम में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट जो हैं वो सामने इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। 2 ओवरी होती है जिनमें ओवम बनता है। 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं जो ओवम से कनेक्ट होती हैं, एक साइड से, दूसरी साइड से यूट्रस से कनेक्ट होती हैं। और जो यूट्रस और रिप्रोडक्टिव का आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं वजाइना। ये 6 सेंटीमीटर डेप्थ की होती है। उसके बाद यूट्रस होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब ओवम यहां से जनरेट होता है, डेवलप होता है, बनता है, तो फिर वो यहाँ फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आगे आता है, यहाँ तक पहुंचता है, थोड़ा आगे तक। यही फैलोपियन ट्यूब में ये ओवम फर्टिलाइज होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब
इंक्यूबेशन के समय स्पर्म यूट्रस से होते हुए, इजोकुलेशन के समय जब सारे लाखों स्पर्म यूट्रस में आ जाते हैं वैजाना से होते हुए, फिर वो स्पर्म मूव करते हैं आगे की तरफ और फैलोपियन ट्यूब में अंदर तक ये स्पर्म मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं और ये स्पर्म यहां आकर के इसको फ्यूजन करते हैं, यानी जो ओवम है यहां पर ये स्पर्म आया, स्पर्म का हेड जब ओवम को टच करता है तो ओवम की जो ऊपर की मेम्ब्रेन है वो बस्ट हो जाती है यहां से ऐसे, और इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो इस ओवम के अंदर चला जाता है। जब ये न्यूक्लियस यहां चला जाएगा तो ये न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, मिक्स हो जाते हैं, फ्यूजन मींस मिक्स हो जाते हैं और फिर दोनों तरफ के जो क्रोमोसोम्स हैं एक ही न्यूक्लियस में कलेक्ट होकर के फिर एक ही न्यूक्लियस बन जाता है, बाकी का पार्ट रिमूव हो जाता है। अब ये यहां तक एक सिंगल सेल होता है, इसको बोलते हैं जाइगोट। फिर उसके बाद सेल डिवीजन होता है, फिर क्लस्टर ऑफ सेल बन जाते हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रायो। एम्ब्रायो फिर डेवलप होकर के फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, शिशु में, बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। तो फीटस के बाद फिर जो चाइल्ड है 280 डेज बाद डिलीवरी हो जाती है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्लस्टर ऑफ सेल बनते हैं, जायगोट बनता है और ये जायगोट इस यूट्रस के अंदर यहां इम्प्लांट हो जाता है और इस एम्ब्रायो से एक नाल नेवल निकलती है। देखा होगा ज्यादातर जिन्होंने आफ्टर बर्थ बच्चे देखे हैं उनको देखा होगा नाभि में एक नली सी निकली होती है, डक्ट निकली होती है, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। वो एक तरह के रूट टाइप निकलते हैं और ये यूट्रस में अंदर चली जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल जो जर्मिनेशन के बाद ये इम्प्लांट होता है, एक रूट जैसे निकलती है जो यूट्रस में अंदर चली जाती है। यूट्रस में जाने के बाद ये सारा की सारा न्यूट्रिशन फिर यूट्रस से लेते हैं और जो यूट्रस की जो वॉल है, एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की वॉल, ये प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाती है और प्लेसेंटा फिर उस जो चाइल्ड है, फीटस है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जर्क से बचाता है। जो प्लेसेंटा है वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एनिमल्स में देखा होगा डिलीवरी के बाद एक अलग से जेल और मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, वो क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा और जो शिशु को, फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जैसे कोई चोट लग जाए और उस जर्क से भी उसको बचाता है, एक प्रोटेक्शन देता है और न्यूट्रिशन देता है और उसके जो फीटस का जो वेस्टेज निकलता है उसको भी डिस्पोज करता है, वही उसमें कलेक्ट हो जाता है। तो ये इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ये इतनी बात इसमें आपको समझ में आ गई होगी कि ओवम कहाँ बनते हैं, ओवरी में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट बनता है। जायगोट के बाद जो एम्ब्रायो है वो यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में आने के बाद यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, उससे एक रूट जैसी निकलती है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो बच्चे की नाभि से अटैच रहती है और सारा न्यूट्रिशन ये यहाँ यूट्रस से लेता है। यूट्रस की जो इनर वॉल होती है एंडोमेट्रियम यूट्रस की, वो प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाती है और प्लेसेंटा फीटस को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए और उसको जर्क से बचाता है और उसकी सेफ्टी करता है।
तो ये उस प्लेसेंटा का वर्क होता है। इतना इसमें है। अब इसके आगे बताएंगे कि ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसको समझिए, नोट करिए। मेंस्ट्रुएशन। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन, द यूट्रस prepares itself every month to receive a fertilized egg or zygote. The inner uterus lining, जैसे मैंने बताया था एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसको, become thick and is supplied with the blood to nourish the embryo. यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है, जैसे ओवम बनता है ना, तो यूट्रस की इनर लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो प्रिपेयर होती है, थोड़ी थिक हो जाती है, उसके अंदर ब्लड और न्यूट्रिएंट कलेक्ट हो जाते हैं ताकि जब ओवम फर्टिलाइज हो तो वो यूट्रस में इम्प्लांट हो और वहां से जो एम्ब्रायो है उसको नॉरिशमेंट मिले, न्यूट्रिशन मिलता रहे। जैसे जिस तरह इम्प्लांटेशन होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर वो ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, इफ देयर इज एग इज नॉट फर्टिलाइज, देन द यूट्रस लाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यूट्रस लाइनिंग की जरूरत नहीं होती, फिर वो बस्ट हो जाती है। बस्ट हो जाने के बाद क्या होता है, इट ब्रेक्स डाउन एंड गेट्स रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और फिर ब्लड वहां से निकलने लगता है। उस ब्लड के साथ वो जो ओवम है वो भी पास आउट हो जाता है। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मोस्टली तो 2 या 3 डेज तक रहता है। कुछ गर्ल्स को, फीमेल्स को 8 दिन तक, 7 डेज 8 डेज तक भी मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है। उसके बाद ये बंद हो जाता है और फिर दोबारा से यूट्रस लाइनिंग फॉर्म होना शुरू हो जाती है, ओवम बनता है, फिर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर ये लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है, फिर ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये प्रोसेस एवरी मंथ चलता है और ये हर 28 डेज बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको फर्स्ट डे मानते हैं। जिस दिन एमसी स्टार्ट होती है वो फर्स्ट डे होता है और ठीक उसके 28 दिन बाद फिर दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। इससे हम फीमेल्स अपना टाइम और ये डेट कैलकुलेट कर लेती हैं कि नेक्स्ट एमसी कब आएगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस दिन एमसी शुरू होती है उसे फर्स्ट डे कंसीडर करते हैं और फिर उसके 28 दिन के बाद फिर एमसी शुरू हो जाती है। 2-4 दिन इधर उधर हो जाते हैं वो कोई बात नहीं है। जिनकी एमसी लंबे समय तक चलती है उनको थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है 2-4 दिन का, और जिनकी एमसी 2 या 3 दिन तक ही रहती है वो पूरे 31 डेज कवर करते हैं और फिर उसके बाद एक फिक्स डेट आ जाती है। ठीक है, तो जो लंबे समय तक एमसी चलती है वो अच्छी नहीं मानी जाती, उससे वीकनेस रहती है, ब्लड की कमी हो जाती है। मोस्टली जो हेल्दी पर्सन होते हैं उसमें 2 से 3 डेज तक एमसी रहती है, मैक्सिमम 5 डेज तक। तो ये ध्यान रखना चाहिए। डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें यही ध्यान में रखना चाहिए कि जिस दिन पीरियड शुरू हो रहा है वो फर्स्ट डे है और उसके 28वें दिन फिर एमसी आनी है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, इसको नोट करिए। इसको नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इससे रिलेटेड है जैसे एक एज के बाद जो टीन एज जब आती है आफ्टर 11th ईयर, तो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होने लगती है, बॉडी में मैच्योरिटी आती है, सेक्सुअली मैच्योरिटी आती है,
जो लोग अब जैसे कहते हैं कि अब उनको विवाह कर देना चाहिए, लड़कियों का लड़कों का विवाह कर देना चाहिए कम एज में, तो क्या वो फिजिकली मैच्योर हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं? तो बच्चे एडॉप्ट नहीं कर सकते, मतलब बियर नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते। तो ये जो इमेच्योरिटी है ये फिजिकली हेल्थ से रिलेटेड नहीं मानी जाती है। फिजिकली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी कहेंगे जब फिजिकली फिट हो और मेंटली फिट हो टू बियर द चाइल्ड, कोई डिसीज ना हो उनको, ये भी देखा जाता है। तो दो तीन चीजें इसमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर विवाह हो रहा है तो एक सर्टेन एज बाद, जैसे अब 2021 चल रहा है, मैरिज एज 21 ईयर कर दी है, पहले 18 साल थी। पहले बहुत छोटे एज में ही विवाह कर देते थे लड़कियों का लड़कों का, तो जल्दी बच्चे हो जाते थे, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ डैमेज हो जाती थी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ डैमेज ना हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनी रहे, उसके लिए कई चीज़ें हैं, कई मेजरमेंट हैं, कई उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे एक तो एज सही हो, 18 के बाद हो, अब तो 21 ईयर्स हो गई, तो 21 ईयर्स एज हो, उससे क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सारे के सारे ठीक से मैच्योर हो जाएंगे और वो हेल्दी चाइल्ड बियर करने लायक हो जाएंगे। नंबर 2, उनको कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होनी चाहिए। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी एसटीडी जिन्हें बोलते हैं, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब करती हैं। कभी स्पर्म नहीं बन रहे, कभी ओवम नहीं बन रहे, और दूसरी बहुत सारी फिजिकली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डेथ हो जाती है एसटीडी की वजह से, परिवार तबाह हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो और इसके अलावा जो डिसीज हैं वो प्रिवेंट कैसे होंगी? डिसीज को प्रिवेंट करने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले तो एक पार्टनर रखा जाए, सिंगल पार्टनर। लाइफ का सिंगल पार्टनर होना चाहिए। जो अलग अलग पार्टनर्स के साथ फिजिकल रिलेशन रखते हैं वो एसटीडी का शिकार हो जाते हैं। तो एसटीडी में बहुत सारी तरह की डिसीज हो जाती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं एसटीडी, बहुत सारी डिसीज हैं, जैसे एड्स HIV वायरस से हो जाता है। जिनको एड्स हो जाता है उनकी डेथ कंपलसरी, इलाज भी है लेकिन फिर भी मौत होगी। अगर पेरेंट को एड्स है तो अगर उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उनको भी एड्स हो जाएगा, उनकी भी डेथ हो जाती है। सिर्फ और वार्ड्स हैं, कुछ वार्ड्स एसटीडी होते हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, ये भी वायरस से होता है। जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर वार्ड्स पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे मस्से जिसे बोलते हैं। सिफिलिस है, बैक्टीरियल डिसीज है, ये वायरल है, ये भी वायरस है। ये बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिसीज है। और गोनोरिया, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। तो ये कुछ खास बीमारियां हैं। इसके अलावा और भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं, लिपेरिया है, ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिस नाम के प्रोटोजोआ से होती है, ये दोनों बैक्टीरिया से होती हैं, ये वायरस से होते हैं। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं जो लाइफ को डैमेज करती रहती हैं, मौतें हो जाती हैं। बच्चे होते हैं तो उनको भी ये डिसीज कंटिन्यू बाई बर्थ चली जाती है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ
को डैमेज करते हैं। तो एक तो सिंगल पार्टनर हो, और ये डिसीज जब भी नहीं हो सकती जब सिंगल पार्टनर हो। अलग अलग पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखने से ये बीमारियां हो जाती हैं, खतरनाक बीमारी है। प्रिवेंशन का तरीका भी है। प्रिवेंशन किससे करें? कॉन्डोम इस्तेमाल करें। कॉन्डोम इस्तेमाल करने से क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट, जो स्किन कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो इससे एसटीडी से बचाव हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो पेरेंट हैं, फीमेल हैं, मेल, खासतौर पर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबसे ज्यादा इश्यू क्रिएट होता है वो फीमेल्स के साथ होता है। तो वो रैपिडली चाइल्ड बियर ना करें, बार बार बच्चे पैदा ना करें। अगर बच्चे चाहिए तो उसमें गैप होना चाहिए 3 से 5 इयर्स का। जो जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन जिनमें हो रहा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाता है, डेथ हो जाती है। जैसे हमारे कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनके हेल्थ इश्यू हमेशा रहते हैं, और ऊपर वाले की देन समझ के बच्चे पैदा करते जाते हैं, तो न तो बच्चे स्वस्थ हो पाते हैं, न मदर स्वस्थ रहती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यू क्रिएट होता रहता है। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि एज सही हो, बच्चों में गैप हो, एसटीडी ना हो। तो ये सारी चीजें देखिए। बच्चे ना पैदा हो उसके लिए 2-3 चीजें हैं, वो मैं बता रहा हूं अभी। प्रेगनेंसी ना हो उसके रोकने के लिए कुछ तरीके हैं। एक है मैकेनिकल बैरियर, इसमें कॉन्डोम यूज करते हैं। कॉपर टी फीमेल यूज करती है, मेल यूज करते हैं कॉन्डोम मोस्टली, और फीमेल यूज करती है कॉपर टी। और इसके अलावा डायफ्राम है, एक इस तरह का होता है, इसे फिंगर से इंसर्ट कर देते हैं अंदर, और फिर वो स्पर्म को ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं होने देते, फ्यूजन नहीं होने देते। केमिकल मेथड में मेडिसिन्स लेते हैं, मालाडी, मालाएन 72, ये केमिकल मेथड में आता है। वो मेडिसिन लेने से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक सर्जिकल मेथड है, मेल फीमेल दोनों कराते हैं। फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। जो फीमेल कराती हैं, ट्यूबेक्टोमी कराने से क्या होता है कि ओवम फिर यूट्रस तक कभी आएगा ही नहीं, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चे भी नहीं होंगे। मेल कराते हैं वासेक्टोमी। जो वास्ट डिफरेंस है उसको काट दिया जाता है, और फिर वो स्पर्म सेक्सुअल एक्ट के समय फीमेल बॉडी में ट्रांसफर नहीं होते। वो सर्जिकल मेथड है, ये परमानेंट मेथड है। ये टेम्परेरी मेथड है, जब तक यूज करते रहेंगे प्रेगनेंसी नहीं होगी, यूज करना बंद करेंगे प्रेगनेंसी हो जाएगी। और ये परमानेंट है, इसमें प्रेगनेंसी होना तय नहीं है बिल्कुल। तो इसके साथ ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग फीमेल को मारने के लिए गर्भ में एबॉर्शन करा देते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फीमेल चाइल्ड है, एबॉर्शन करा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, मेल फीमेल का रेशियो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो बी अवेयर, और दूसरों को भी अवेयर करें। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। कमेंट करिए और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए। थैंक यू।